हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अफरोज एनालिसिस और आज का हमारा टॉपिक एसोसिएट है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। 14 जुलाई से अगले 30 डेज तक इंडिया के 22nd लॉ कमीशन ने यूसीसी पर रिलीजियस लीडर्स और इंडियन सिटीजन्स के ओपिनियन मांगा है। दरअसल गवर्नमेंट चाहती है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले डिफरेंट कम्युनिटीज और कैस्ट से उनकी अपनी राय ले। और फिर होना क्या था, ये स्टेटमेंट जारी होते ही कुछ लोग इसके सपोर्ट में खड़े हो गए और कुछ इसके अगेंस्ट। अब ये यूसीसी क्या है, गवर्नमेंट क्यों इसे इम्प्लीमेंट करना चाहती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो से। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिकली यूसीसी में यूनिफॉर्म का मतलब होता है रूल्स जो कि इक्वली अप्लाई होते हैं सारे रेसिडेंट्स पर, फिर चाहे वो कोई भी कम्युनिटी या कैस्ट का हो। आर्टिकल 44 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक पर एक कानून लागू हो, भले ही वो कोई भी रिलीजन या कैस्ट से बिलोंग करता हो। देखो, आज तक इंडिया में सभी रिलीजन्स अपने खुद के पर्सनल लॉ से रूल होते आए हैं, जैसे हिंदूज द हिंदूज मैरिज एक्ट 1955 से, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 से, क्रिश्चियंस द इंडियन क्रिश्चियन एक्ट 1872 से, फारसीज द फारसीज मैरिज एक्ट 1936 से और सिक्स मैरिज एक्ट 1909 से। पर्सनल लॉ का मतलब होता है मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, जो कि अलग अलग होते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से। जैसे अगर आप एक हिंदू हो तो आप सिर्फ एक शादी कर सकते हो, सेकंड मैरिज आपके लिए एक क्राइम माना जाता है। आप एक मुस्लिम हो तो आपको 4 शादियां करना अलाउड है। इंडिया में यही पर्सनल मैटर पर रिलीजन के हिसाब से रूल्स अलग अलग होते हैं, बस गवर्नमेंट इसी को बदलना चाहती है और इंडिया के हर एक सिटीजन पर एक कॉमन लॉ यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जिसमें आप चाहे कोई भी जाति, कोई भी समाज या स्पेशली कोई भी रिलीजन के हो, आप पर एक लॉ ही इम्प्लीमेंट होगा। यानी साफ है दोस्तों, आपको आपके रिलीजियस बिलीफ को साइड में रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉरवर्ड रखना पड़ेगा। अब इस एक्ट को अपोज करते हुए आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और साथ ही उसे प्रोपोगेट कर सकता है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट आर्टिकल 44 कैसे लागू कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 25-26 में सुनहरे शब्द में लिखा है कि रिलीजन फ्रीडम इज आवर राइट। ये बात आज़ादी के बाद की है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम क्लॉज ऐड किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर नाखुश थी, वो चाहती थी यूसीसी लागू हो। सो उस वक्त कम्युनल राइट्स को ध्यान में रखकर जवाहरलाल नेहरू के अर्ज पर डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हटाकर पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में डाल दिए, जिस पर यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि आगे चलकर इंडिया के हर स्टेट पर यूसीसी लागू हो। पर इस लॉ से कांग्रेस भी अवेयर थी, फिर उसने इसे नजरअंदाज क्यों किया? यूसीसी पर शुरू से ही लोगों के डिफरेंट आर्गुमेंट्स थे। पहले जानते हैं वो लोग के जो इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है। के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। जब संविधान बना था तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया, इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया। उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट यूसीसी के नाम पर हिंदू प्रिंसिपल्स को जबरदस्ती बाकी रिलीजन्स पर थोप रही है, क्योंकि यूसीसी के ज्यादातर रूल्स भी हिंदुइज्म के फेवर में है। नंबर 1, पॉलीगैमी को बैन किया जाएगा। नंबर 2, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी का शेयर चिल्ड्रंस में इक्वल डिवाइड किया जाएगा, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। नंबर 3, हलाल हराम को भी बैन किया जाएगा। यूजीसी पर नॉर्थर्न ट्राइब्स भी एनॉयड है, बिकॉज पॉलीगैमी पॉलीएंड्री की परंपरा वहां सदियों से चली आ रही है। उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी रीजन्स को अपने कस्टम्स को फॉलो करने की छूट दी गई है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते तो इसे यूनियन लिस्ट में डालते, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, ये शेड्यूल 7 के इन 3 लिस्ट पर लिखा होता है।
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से लॉ बनाते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से लॉ बनाते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के हिसाब से लॉ बनाते हैं। एट लास्ट उनका कहना यह है कि यूसीसी अगर क्रूशियल होता तो इसे यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट करते, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में। कांग्रेस के एक लीडर अफजल मेम साहब ने तो इसे यूसीसी नहीं डीसीसी करार दिया, डिवाइडिंग सिविल कोड। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा यह एक इलेक्टोरल एजेंडा है। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने कहा यह एक बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, इनकी असली नजर तो 2024 के इलेक्शंस पर है। माइनॉरिटीज का तो ये कहना है नोट, माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं है बल्कि दूसरी कम्युनिटीज का भी इसमें इक्वल इन्वॉल्वमेंट है। इन सब का कहना यह है कि यूसीसी तो एक बहाना है, इनका असली एम तो हिंदू राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाना है। ये थे यूसीसी को अपोज करने वालों के आर्ग्यूमेंट्स। अब यूसीसी को डिफेंड करने वालों की जुबानी सुनते हैं। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? उनका कहना यह है कि यूसीसी हिंदी सिविल कोड कैसे हो सकता है, क्योंकि यूसीसी तो फ्रांस, जर्मनी और यूएस में अप्लीकेबल है। वहां पे पॉलीगैमी को भी एक क्राइम माना जाता है। मैरिज और डिवोर्स के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। बीजेपी के लीडर प्रकाश यादव ने कहा यूसीसी कोई रिलीजियस इश्यू नहीं है, ये इक्वलिटी और वुमेन्स की डिग्निटी का मैटर है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी इसके फेवर में सपोर्ट किया। उत्तराखंड के यूसीसी पोर्टल पर अभी तक 2,50,000 कमेंट्स रिसीव हुए हैं। यूसीसी एक वोट की तरह है, इसे हल्के में नहीं लेना। आपके जो भी कमेंट्स, जो भी सजेशंस और जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर सोच समझकर टाइप करो। और साथ में आपको क्या लगता है कि यूसीसी बीजेपी का एक इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा है? आप यूसीसी को अपोज करते हो या डिफेंड? कमेंट पर लिख के बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद।